नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और बिंदास हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम हिसार की जेजीयू यूनिवर्सिटी के अंदर है, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में है और हमारे साथ जेजीयू के वीसी नरसीराम बिश्नोई जी हैं। तो प्रोफेसर साहब सिरसा के जंडवाला बिश्नोई जो गांव है वहाँ से संबंध रखते हैं और जिस तरीके से आप सभी को पता है कि अगर हम गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी की बात करें, जेजीयू यूनिवर्सिटी की बात करें, जो बिश्नोई समाज के जो गुरु हुए गुरु जम्भेश्वर, उनके नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम भी है और 1995 में ये यूनिवर्सिटी की जो है स्थापना हुई थी। 1995 यूनिवर्सिटी बनी थी। जैसा सभी को पता है कि गुरु जम्भेश्वर जो भगवान थे वो पर्यावरण प्रेमी थे। उन्होंने कहीं ना कहीं जनता को, समाज को संदेश दिया कि आखिर कैसे पर्यावरण प्रकृति को संजो कर रखना है, संभाल कर रखना है। उसमें चाहे जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, तमाम की तमाम चीज़ें, बहुत सारे नियम भी उन्होंने बनाए और कहीं ना कहीं किस तरीके से समाज के अंदर एक स्वस्थ तरीके से इंसान जो है वो जीवन व्यतीत कर सके, इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे नियम उन्होंने समाज के लिए बनाए और उसी का कहीं ना कहीं उन्होंने इस समाज का निर्माण भी किया। तो प्रोफेसर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बिंदास हरियाणा पर। जी प्रोफेसर साहब, हम यूनिवर्सिटी से जुड़ी आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा सर कि आखिर जो बच्चे हैं जो +2 के बाद 12वीं के बाद आते हैं, तो जो हिसार की जेजीयू यूनिवर्सिटी है, आखिर इसी को ही क्यों चुने? क्या कुछ स्कोप आपके पास है कि 12वीं क्लास के बाद पास आउट होने के बाद बच्चे इस यूनिवर्सिटी में आए? किस तरह की कोर्सेज हैं? थोड़ा ग्रामीण खासकर प्रदेश बच्चों के लिए आप ये बात बताएं। हमारी जो यूनिवर्सिटी है इसके अंदर जो है हमने इस साल से जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की है। उसके अंदर जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जो है वो हमने स्टार्ट करे। जैसे बीएससी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, मेडिकल इमेजिंग, बीएससी इन मेडिकल इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी, और इंटीग्रेटेड बीएससी ने एमएससी स्टार्ट की, जिसमें 3 साल में बीएससी और 4 में जो है ऑनर डिग्री और 5वें साल में उसको पीजी डिग्री मिल जाएगी। और इसके अंदर जो बीएससी हमारी इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और बीएससी जो है अपने मैथ आगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसिंग एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। और ये और बीएससी जो है रूरल एरिया के खास करके जो बच्चे आर्ट साइड के होते हैं उसमें इंटीग्रेटेड बीएससी हमने ज्योग्राफी भी इस बार हमारे यहाँ स्टार्ट की है। और एमएससी के कोर्सेज भी जो हमने इस बार कुछ नए इंट्रोड्यूस करे। जैसे हमने एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी, एमएससी योगा एंड एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंसेस, और ये कोर्सेज हमने नए स्टार्ट करे। और पहले ऑलरेडी हमारे पास जो है 13 टाइप की जो एमएससी है, जिसमें एमएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और योगा साइंसेस, ये एमएससी है। और फार्मेसी के कोर्स भी हमारे पास, और मैनेजमेंट के भी जो है 5 टाइप की मैनेजमेंट है। दो तो इस बार मैनेजमेंट के नए कोर्स स्टार्ट करे हमने। एक एमबीए जो है हेल्थ केयर का और एक एमबीए जो है डेटा एनालिसिस का। और शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी जो है एमबीए के हमने कुछ 3 कोर्सेज स्टार्ट करे हैं, जिसमें टैक्सेशन है, डेटा एनालिसिस है, इस टाइप के कोर्सेज स्टार्ट किए। तो सर, और इनके यूजी कोर्सेज की जो लास्ट डेट है वो 2 जुलाई है और पीजी कोर्सेज की लास्ट डेट जो है वो 5 जुलाई है। जी बिल्कुल। तो सर ये भी बताएं खासकर छात्रों को, और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ग्रामीण प्रदेश के जो बच्चे हैं जिनको कहीं ना कहीं सारी जानकारियाँ नहीं होती कि किस तरह की कोर्सेज है, ग्रामीण प्रदेश के बच्चों को जो गाँव देहात से आते हैं उनको इन तरह की जानकारियाँ मिले, उसके लिए यूनिवर्सिटी क्या कुछ कदम उठा रही है और कुल कितने कोर्सेज यहाँ आप करवा रहे हैं? हमारे ग्रामीण बच्चों ने हमने एक हेल्पलाइन के लिए नंबर भी स्पेशल दे रखा है। ग्रीवेंस सेल भी हमने बनाई हुई है, जिसके अंदर बच्चों को जो भी कोई प्रॉब्लम है वो उससे बच्चे उनसे अपना उसी टाइम निपटारा हो जाता है। और एक चेयरमैन का नंबर भी जो है हमने हेल्पलाइन में दिया हुआ है। और रूरल बच्चों के लिए जो हमने बीएससी एमएससी के सारे बच्चे जो कोर्सेज है वो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है। और साथ ही साथ में हमने स्किल के कोर्सेज भी, साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी साथ ही साथ करवा रहे हैं। पहले हम डिग्री के साथ ये करा नहीं सकते, पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो है स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज जो है वो साथ ही साथ करते हैं, ताकि बच्चा अपनी डिग्री के बाद में ताकि स्किल और कोर्सेज कर लेगा, तो ताकि पूरा मतलब उसको स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए कि जॉब उसको मिल सके। तो अपना बच्चा जो भी इंटरेस्टेड है अपनी जॉब में, जिस फील्ड में जाना चाहता है, उसी हिसाब के हमें डिग्री के साथ साथ दूसरे कोर्स में हमारे पास अवेलेबल है। जी बिल्कुल। अभी हाल ही में वीसी साहब, अगर हम बात करें, लद्दाख यूनिवर्सिटी के साथ भी आपकी जेजीयू यूनिवर्सिटी का कोई व्यवसाय हुआ, क्या कुछ आप थोड़ा विस्तार से बताएं कि कितना फायदा उसका बच्चों को मिलेगा? लद्दाख यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू करके, ताकि वहाँ पे जो है ना बहुत ही अनएक्सप्लोर एरिया है रिसर्च के लिए, बहुत ही अच्छे स्कोप। तो हमारे पीएचडी स्कॉलर हैं और रिसर्च के लिए
तो वहाँ के टीचर यहाँ आएंगे वहाँ जाएंगे, तो एक नई चीज़ जो करने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे सारा हालिया अनएक्सप्लोर एरिया है जी तो उसमें बहुत चीज़ें नहीं है, उसमें मिनरल है और है, तो उसके हिसाब से चीज़ों को मिला, फिर कल्चरल एक्सचेंज होगा, उनके फायदे होंगे उसके लिए। जी। एक सर अगर हम बात करूं, जैसे हम पहले भी बातचीत कर रहे थे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बाहर की जो विदेशों यूनिवर्सिटी है उनके साथ कहीं ना कहीं एमओयू साइन है वहाँ के कहीं ना कहीं कि यहाँ के बच्चे जो है विदेशों में पढ़ाई कर सकते हैं। जेयू के पास ऐसा कोई इस तरह का प्रावधान है या आप इस तरह बारे में सोच रहे हो वहाँ? नहीं, हमारे पास ऑलरेडी 35 करीब हमने एमओयू कर रखे हैं, और उन एमओयू को अब थोड़ा सा हम इतना है कि उनके हिसाब से काम करेंगे ताकि एक्टिवेट हो। ऑलरेडी हमारे बच्चे बाहर जाते रहे हैं जी। और आगे थोड़ा सा उनको और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे MOU से। एक वहीं सर, क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ सवाल है, जो यूनिवर्सिटी में कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, कि यूनिवर्सिटी की हम बात करें, कॉलेजेस की बात करें, तो रैगिंग की एक बड़ी समस्या रहती है, चाहे हम और भी यूनिवर्सिटियों की बात करें, क्योंकि जब बच्चे 12वीं के बाद जब कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में आते हैं तो सीनियर होते हैं, तो जूनियर को इस तरह का तंग किया जाता है। इस तरह की समस्या भी समय समय पर देखने को मिलती है। रैगिंग ना हो उसकी रोकथाम के लिए आप किस तरह की गाइडेंस आपके देते हैं? देखो, हमारे पास रैगिंग तो जीरो टॉलरेंस है, इसके लिए हमने ऑलरेडी कमेटियाँ बना चुकी है। प्रोक्टर ऑफिस है हमारे पास, उन्होंने सारी कमेटियाँ डिपार्टमेंट वाइज कमेटियाँ बनाई हुई है, और हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और यूजीसी की सख्त गाइडलाइन आई हुई है। तो रैगिंग तो जीरो टॉलरेंस है, कोई रैगिंग टाइप की इस टाइप की कोई पहले भी नहीं थी, आगे भी नहीं थी। जी। एक सर मेरा सवाल ये भी है, मेरे जहन में आया कि जैसे जब +2 का रिजल्ट आउट होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो गांव के बच्चे, गांव देहात के बच्चे, उनके कहीं ना कहीं ये सोच कर रखते हैं कि जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही यूनिवर्सिटी में जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि पहले ही जो यूनिवर्सिटीज़ है वो फॉर्म भरवाना शुरू कर देती है। जो आसपास के जो ज़्यादा जिनको जानकारी, वो बच्चे तो फॉर्म फिल कर देते हैं, लेकिन जो गाँव देहात के बच्चे, वो कहीं ना कहीं इसी उम्मीद में बैठे हैं कि जब 12वीं क्लास का परिणाम आ जाएगा उसके बाद ही हम कहीं ना कहीं हो पाएंगे। नहीं, हमने इसलिए इसी चीज़ को, ताकि बच्चों का रिजल्ट लेट आता है, तो इसलिए हमने जो भी एडमिशन है सारे इंट्रेंस टेस्ट पे रखे हैं। तो जो मेरिट के हिसाब से इंट्रेंस टेस्ट की एडमिशन हो जाएगा, रिजल्ट थोड़ा उसमें स्पेशल डेट है, उसके बाद में जब रिजल्ट आएगा बाद में जमा करा सकते हैं, मतलब 30 अगस्त का जो भी लास्ट डेट है उस टाइम तक अपना सर्टिफिकेट वो जमा करा सकते हैं। एडमिशन जो होंगे वो जो रिटन टेस्ट की मेरिट होगी उसके हिसाब से, ये बच्चों की प्रॉब्लम देखते हुए हमने इंट्रेंस टेस्ट रखे हुए हैं, ताकि रिजल्ट आते नहीं +2 के और जो भी CBSE के लेट हो जाते हैं, ताकि बच्चों को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। तो इंट्रेंस टेस्ट पे हमने सभी जो है हमारी यूनिवर्सिटी कोर्सेज है UG PG के, तो इंट्रेंस टेस्ट पे रखे, उसी मेरिट के हिसाब से होंगे, और जिस दिन इंट्रेंस टेस्ट होगा उसी दिन ही उसका रिजल्ट निकल जाएगी। जी बिल्कुल। एक सर बच्चे कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये मेरा जनरल सवाल है, कहीं ना कहीं बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों से भी जुड़ा हुआ है, उनके माता पिता से जुड़ा हुआ है। सर खासतौर पर देखा जाता है कि जैसे बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कहीं ना कहीं या तो जो बच्चे हैं काफ़ी लोग जो है वो पढ़ते नहीं है, नशे की तरफ चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो विदेश की तरफ भाग रहे हैं। कोई कहीं ना कहीं स्टडी वीज़ा पे जा रहा है, कोई टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहा है, कोई आपने लोगों की सुना होगा उस तरीके से भी जा रहे हैं। ये इस तरह की एक्टिविटीज़ ना हो, वो बच्चे पढ़ें और नशे से दूर रहें, क्या कुछ उनका प्रेरणा है? नहीं, ऐसे बच्चों के लिए तो हमने एक इस बार जो है ना स्पेशल सेंटर बनाया हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर, हरियाणा में पहला सेंटर है, सेंटर फॉर काउंसलिंग एंड वेलबींग। तो उसके अंदर जो इस टाइप के जो बच्चे हैं, उनके अंदर कोई बच्चे जो ज़्यादा ही मतलब वो इस टाइप के हैं, नशा छुड़ाना, कोई डिप्रेशन में आ गया, कई बार बच्चे रिजल्ट कम आए तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, बड़ी बारी आजकल दिक्कत है, तो उनके लिए स्पेशल सेंटर बनाया हुआ है। तो उसके अंदर इसी टाइप की प्रॉब्लम जो है ना शोट आया हुआ है, प्रोफेसर संदीप राणा उसके साथ हमारे अप्लाइड साइकोलॉजी के प्रोफेसर है, वो उनके डायरेक्टर है। तो हमने स्पेशल पहले ये चीज़ें बना रखी है इस टाइप की प्रॉब्लम, और पहले भी हम अटेंड करते हैं इस टाइप के बच्चों को, और उसी हिसाब से हमने थॉट लैब जो है ना वो बढ़ाई अपनी, ताकि बच्चों को जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के तहत जो है ना इस टाइप की चीज़ें हैं। अब हम एक और भी चीज़ करने जा रहे हैं बच्चों के लिए, जिसमें हम मेटा लर्निंग और डिज़ाइन थिंकिंग है, ये भी जो है इवनिंग के अंदर +2 के बाद में बच्चों का, जिसमें बच्चों की मेमोरी कैसे इन्हांसमेंट हो जाए, मेंटल हेल्थ कैसे बच्चों की बढ़े, ताकि बच्चे पढ़ाई भी अच्छी कर सके। उनके लिए हमने जो +2 के बच्चों के बाद में जो है ना शाम के टाइम में छोटे छोटे 3 महीने 6 महीने के कोर्सेज जो है इवनिंग सेशन में, इवनिंग में। और इसके साथ साथ में अब बच्चे फॉरेन में और में काफ़ी जाने लगे +2 के बाद में, तो हमने ये जो है ना फॉरेन लैंग्वेजेस के भी 4 कोर्सेज स्टार्ट करे। उनके प्रोसेस अब एडमिशन की है ना 10-1 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, 10 जुलाई से। जैसे हमने जर्मन है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, मैंड्रीन है, ये 4 लैंग्वेज जो है स्टार्ट करी हमने इसी साल से फॉरेन लैंग्वेज, और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होंगे। बच्चा घर बैठ के भी कर सकता है और यहाँ भी आगे कर सकता है।
सर एक मेरा सवाल थोड़ा हटके है, जैसे किस तरीके की हम यूँ कहें या तो जन्मजात कहीं न कहीं वो देख नहीं पाते बेचारे ब्लाइंड बच्चे हैं, उनको बोल सकते हैं, कहीं न कहीं सक्षम नहीं हो देखने में या उनको बाद में इस तरह की दिक्कत आई हो, तो ऐसे बच्चे जो आपके पास भी आते हैं उनके लिए आखिर कुछ विशेष प्रावधान या कुछ विशेष आपने उनके लिए कुछ सोचा हुआ है, ऐसी कोई प्लानिंग जेजीयू की हो रही है? नहीं, इसके लिए हमने एक जो इनोवेशन लैब में जो है ना उसमें एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ पहले भी हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं। जी। ताकि जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनमें हमने टेस्टिंग करी थी, तो वो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने मोबाइल यूज़ करने लग गया। अब इस प्रोजेक्ट को थोड़ा हम बड़े लेवल पे लेंगे, तो उसके अंदर जो बच्चे जो है ना मोबाइल पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे, साइकिल तक चला सकते हैं और वो अपनी डे टू डे जो भी एक्टिविटीज़ है वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे बच्चे। उस टाइप का प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट कर रखा है और पीछे जो प्रोजेक्ट था हमारा उसमें बड़े अच्छे रिस्पॉन्स आए स्टार्टअप में। ये हमारा पहला स्टार्टअप है हमारा, तो बड़े अच्छे रिजल्ट आए तो इसको हम लार्ज स्केल पे करेंगे। जी बिल्कुल। एक सर सवाल मेरा आपसे व्यक्तिगत भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसा मैंने इंटरव्यू की जब शुरुआत की तो बताया कि जेजीयू यूनिवर्सिटी गुरु जम्भेश्वर जी के नाम पर बनी, और जहाँ तक मेरी जानकारी है 1995 से लेकर अब तक अगर हम 15वें वाइस चांसलर से यूनिवर्सिटी के, तो शायद पहले बिश्नोई आप इस यूनिवर्सिटी के हैं और भगवान जो गुरु जम्भेश्वर जी है इस तरीके से उन्होंने कहीं सारी चीज़ें की, तो आपको खुशी भी हुई होगी। और लंबे समय तक पीछे यूनिवर्सिटी में कोई बीसी नहीं थे यहाँ पे, उसके बाद आप आए, बहुत सारी दिक्कतें आपके सामने आई होंगी, क्योंकि विदाउट बीसी क्योंकि इसका कहीं भी चार्ज जो है वो एडिशनल बीसी के पास का चार्ज था, तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आई होंगी। कैसे आप उन चीज़ों को धीरे धीरे सोच के लेकर आ रहे हैं और बेहतर कैसे किया जा सके यूनिवर्सिटी के लिए और बच्चों के लिए, उसके लिए आप क्या करें? देखो, पहले तो आपने स्टार्टिंग गुरु जम्भेश्वर जी के नाम हमारी यूनिवर्सिटी है, तो गुरु जम्भेश्वर जी आज से 537 साल पहले उन्होंने, जब कोई पर्यावरण की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, उन्होंने पर्यावरण अपने जो 29 जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं उसके अंदर उन्होंने 8 नियम स्पेशल पर्यावरण में अंदर रखे हुए थे, जिसमें मेन था प्लांट जो पौधे हैं उनको बिल्कुल नहीं काटना। तो हमारी जब यूनिवर्सिटी 1995 में जब बनी उस टाइम हमारे सिर्फ 18 पेड़ थे, आज हमारे पास में 37,000 बड़े पेड़ हैं हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आए साल हम 5,000 से लेकर 7,000 जो पेड़ हम लगाते हैं, नए लगाते हैं, साथ में साथ गैप फिलिंग करते आ रहे हैं। और इन्वायरमेंट हमारे इन्वायरमेंट साइंस हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट है जिसमें MSc होती है, PhD होती है, MTech है, और नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट है हमारे इन्वायरमेंट साइंस की। ये गुरु जम्भेश्वर की जो पॉलिसी है, और जो हमारे कंस्ट्रक्शन करते हैं और भी रोड बनाते हैं, चौड़े करते हैं, तो उसके अंदर जो भी पेड़ आते हैं तो हम किसी भी पेड़ को नहीं काटते, उस पेड़ को ट्रांसप्लांट करते हैं। हमने एक टेक्निक विकसित की हुई है और वो सक्सेसफुल है। कोई भी पेड़ नहीं काटते। बाकी जो अब आप कह रहे भी वाइस चांसलर पीछे 2 साल नहीं थे, तो ऐसा नहीं, वाइस चांसलर तो थे, पर कई बार थोड़ा फुल टाइम रेगुलर वाइस चांसलर जो होता है वो वाइस चांसलर तो रेगुलर ही होता है, कोई वो नहीं होता। पर फिर भी हमने जो सिस्टम है टीचर्स को और को उनको सबको जो है एक्टिवेट कर दिया। कोई भी तुम्हें किसी भी टाइप की कोई फाइनेंशियली पावर है और वो भी हमने टीचर्स की बढ़ा दी है। और जो ईजी टू वर्क है, भाई कोई भी तुम्हारी फाइल है और है वो कहीं डिले नहीं होगी और सीधे मेरे पास आके डायरेक्ट फाइल करवा सकते हैं। जो भी रिसर्च का है और के बच्चे अब नए कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो किसी भी टाइप की दिक्कत ना आए तो मेरे पास में डायरेक्ट टीचर आके करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी भी टाइप की। वो हमने ईजी ऑफ डूइंग वर्क का कॉन्सेप्ट लागू कर दिया और मैंने एड्रेस भी किया, सब कुछ है, तो कोई ऐसी वो नहीं। तो बच्चे अब टीचर जो है नए प्रोजेक्ट्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, नए कोर्सेज है, वो हमने इस बार 5 नए कोर्सेज जो है UG के स्टार्ट करें और 4 जो है PG के कोर्सेज हमने नए स्टार्ट किए। बिल्कुल। अंतिम में सर, क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी पर्यावरण रहा है, एनवायरमेंट रहा है और बच्चों के बारे में, हिस्ट्री के बारे में हमने काफ़ी बातें की। आखिर जो आम जनता है, हम किसानों की बात करें, मजदूरों की बात करें, तमाम जो कहीं कहीं देशवासी, हरियाणा वासियों की बात करें, जो लोग आपकी वीडियो सुन रहे हैं, क्या कुछ संदेश आप उनको देना चाहेंगे? देखो, पर्यावरण की प्रॉब्लम तो जो है एम्बिएंट एयर क्वालिटी जो है हमारी दिनों दिन है ना बहुत ही खराब होती जा रही है। तो उसके लिए जो हमें खुद जो है ना अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा। मेन पहले जो है घर के अंदर ही सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम है, तो सॉलिड वेस्ट जो है हमने पहला उसका जो है बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है वो अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज जो है तुम्हारा मिक्स हो जाता है, फिर बाद में गलियों में पड़ा रहता है, वहाँ लोग जलाते रहते हैं। पॉलीथीन रोड है, तो उसमें जो जलता है उसमें इतना ज़्यादा धुआं होता है और वो हाईली कार्सिनोजेनिक है। तो इसलिए पब्लिक को खुद को अवेयर होना पड़ेगा। अपने घर में हम 50% कम कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा ये पराली और जो फार्मर जलाते हैं, तो ये पराली का इसका दूसरे अल्टरनेट है, उनका यूज़ करना चाहिए। गवर्नमेंट भी इसके लिए काफ़ी वो करने लग रही है, तो पराली हमें जो है ना
कम से कम वो करना चाहिए। पराली जलाने से क्या है, एक तो पोल्यूशन तो खराब होता ही होता है, वायुमंडल हमारा जी उसमें पोल्यूशन खराब बढ़ रहा है, दूसरा एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। दूसरा जो है ज़मीन में जब जलाएंगे तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऊपर जो ज़मीन के होते हैं वो सारे मर जाते हैं। जी तो अगली जब क्रॉप आएगी तो उसके लिए जो हमें ज़्यादा खाद डालनी पड़ेगी। जी तो इसलिए जो ज़मीन है वो हमारी धरती माता है। तो जैसे हमारी स्किन जो है वो जल जाती है तो कैसे होगा, उसी हिसाब से हम ज़मीन की जो है ना पराली जो जला के जो है वो ज़मीन के ऊपर लेयर जो है वो हम उसको जला देते हैं। जी तो अगली फसल के लिए हमें ज़्यादा खाद डालनी पड़ती है, वो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। जी इसलिए गांव में रोड में आजकल कैंसर के रोग कैसे जो है ज़्यादा बढ़ रहे बढ़ हैं, रहे हम हैं। खुद ही जिम्मेवार हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका, आपने टाइम निकाला इसके लिए। जी बिल्कुल। तो ये थे जेजीयू के वीसी प्रोफेसर नरसिंह बिश्नोई जी, जिन्होंने बच्चों के लिए आखिर जेजीयू यूनिवर्सिटी में किस तरीके के कोर्सेज हैं और कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जो नए यूनिवर्सिटी की तरफ से लेकर आए गए हैं, और खासकर ग्रामीण परिवेश के बच्चे +2 के बाद आखिर जेजीयू में उनके लिए क्या कुछ स्कोप है, और वो जेजीयू में आकर अपने आने वाले भविष्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इनकी तमाम की तमाम विषयों को लेकर, तमाम के तमाम मुद्दों पर प्रोफेसर साहब ने हमारे साथ बिल्कुल डिटेल में कहीं न कहीं हमारे साथ बातचीत की और समझाने का प्रयास भी किया। उसके साथ साथ बच्चों के अभिभावकों को भी कहीं न कहीं वीसी साहब की तरफ से एक अच्छा संदेश जो है वो इन्होंने देने का प्रयास किया कि आखिर कैसे आप बच्चों को जो है पढ़ाई लिखाई में लगाएं, और प्रकृति को हम कैसे संजो कर रख सकते हैं, पर्यावरण को हम कैसे संजो कर संभाल कर रख सकते हैं, और कहीं न कहीं तमाम चीज़ों को लेकर, या फिर यूँ कहें यूनिवर्सिटी के दौरान कॉलेजेस में जो बच्चों को कहीं न कहीं दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें ना आए, उनके जो काम है चाहे रिजल्ट की बात करें, एग्ज़ाम की बात करें, तमाम की तमाम बातों को लेकर गहनता से हमारे साथ बातचीत की प्रोफेसर साहब ने। और अगर इसके अलावा कोई बात हमारे से रह भी गई हो, या फिर आपके जहन में कोई सवाल भी हो, जैसा वीसी साहब ने बताया कि इनका एक नंबर भी हेल्पलाइन नंबर, आप उस पर भी कॉल करके डायरेक्ट जो है आप कभी भी उनसे अपनी कोई भी जानकारी, कोई भी मन में आपके सवाल हो किसी बच्चे के, किसी कोर्सेज को लेके, किसी भी बात को लेकर, आप वो निसंकोच होकर उससे सवाल पूछ भी सकते हैं। और कमेंट के माध्यम से भी आपका अगर कोई सवाल है वो भी आप बिंदास हरियाणा पर जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपना कमेंट डालकर भी अपनी बात पूछ सकते हैं। और वीसी साहब के साथ हमारी बातचीत कैसी लगी, इन्होंने जो अपनी बातें रखी वो आपको कैसी लगी, आप भी कमेंट के माध्यम से जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।